मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं को दी नई सौगात। मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना की शुरुआत हुई। महिलाओं को 1 लाख तक दी जाएगी सब्सिडी। चौबीस घंटे में आए 16 नए संक्रमित मामले, एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। 16 मरीज ठीक हुए हैं। देवभूमि में संक्रमित मामलों की संख्या घटकर 226 तक पहुंची। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी है। 30 सितंबर तक मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। सभी अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्रों में आज भी बारिश के आसार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, आपको सीधे उत्तराखंड लिए चलते हैं। बड़ी जानकारी उत्तराखंड से सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। महिलाओं के लिए नारी सशक्तिकरण योजना की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। 30% को 1 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी। महिलाओं के लिए ये बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार की तरफ से। महिलाएं स्वरोजगार को लेकर तमाम तरह के कार्य कर रही हैं, ये सरकार की तरफ से कहा गया है। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना के तहत स्वरोजगार करने वाली महिलाओं को लोन मिलने में आसानी हो जाएगी अब, और इस योजना के तहत उन्हें प्रोजेक्ट कॉस्ट की 30% या 1 लाख रुपए सब्सिडी मिलेगी। मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना का लाभ सभी महिलाएं उठा सकती है, ये कहा गया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। तो महिलाओं को बड़ी सौगात दी गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। बड़ा तोहफा तमाम महिलाओं के लिए जो स्वरोजगार को लेकर तमाम तरह के कार्य कर रही हैं, और 30% महिलाओं को कहा गया है कि 1 लाख तक की सब्सिडी भी दी जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना की शुरुआत की गई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आई है। धनराज गर्ग संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धनराज, महिलाओं के लिए योजना की शुरुआत की गई है और तोहफा दिया गया है तमाम महिलाओं को, क्या जानकारी है आपके पास? जी सोनिका, बिल्कुल पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से लगातार महिलाओं के लिए कार्य कर रहे हैं, तो वहीं एक योजना उन्होंने अब चलाई है कि जिसका नाम रखा गया है नारी सशक्तिकरण योजना। यानी कि इस योजना के तहत महिलाओं को लोन दिया जाएगा और उस लोन में कहीं ना कहीं 1 लाख की सब्सिडी महिलाओं को दी जाएगी। और साथ ही यदि वो 1 लाख से अधिक होती है तो उसमें 30% की सब्सिडी देने का प्रावधान रखा गया है। और साथ ही ये कहा गया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कि महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए और स्वावलंबी बनने के लिए ये योजना निकाली गई है कि जिसमें महिलाएं कहीं ना कहीं अपने पैरों पर खड़ी होकर एक तरीके से अपना कारोबार चला सकती है और अपना जिस तरीके से अपना जीवन है वो व्यापित उसको कर सकती हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि पुष्कर सिंह धामी लगातार महिलाओं के लिए कार्य कर रहे हैं और तमाम योजनाएं महिलाओं के लिए निकाल रहे हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की योजना हो या फिर अन्य योजना हो। तमाम तरह की योजनाएं पुष्कर सिंह धामी ने निकाली है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को एक तरीके से कहा जा सकता है कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए तमाम योजनाएं निकाली जा रही हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से योजनाएं हो या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से योजनाएं हो। तमाम योजनाएं धरातल पर उतारने की कवायद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कर रहे हैं। जी ये जानकारी भी दीजिएगा, क्या लगता है कि अब महिलाओं को जिस तरीके से सौगात दी गई है आगामी विधानसभा को चुनाव को देखते हुए, क्या महिलाएं अब मुख्यमंत्री के साथ खड़ी हो जाएंगी? क्योंकि देखा जाए तो समय उनके पास कम है और वोटर्स को साधने के लिए पूरा कोशिश भी की जा रही है मुख्यमंत्री की तरफ से। जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार सतर्क नजर आ रहे हैं और तमाम वर्ग को साधने की कोशिश वो कर रहे हैं। तमाम वोटरों को वो अपने पक्ष में करना चाहते हैं। तो जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं युवाओं के लिए उन्होंने योजनाएं निकाली, बेरोजगारों के लिए योजनाएं निकाली और वहीं सैनिकों के लिए योजनाएं निकाल रहे हैं। तो वहीं अब महिलाओं को भी साधने की कोशिश इसमें की गई है कि महिलाएं उनके पक्ष में वोट करें, इसलिए ये योजना निकाली गई है। तो कहीं ना कहीं इससे सीधा ताल्लुक 2022 की चुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव नजदीक है तो कहीं ना कहीं लोगों को साधने की कोशिश लगातार बीजेपी कर रही है। और तमाम आपने देखा कि जब मुख्यमंत्री बदले गए, एक युवा मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिला, राज्यपाल बदले गए, एक सैनिक राज्यपाल उत्तराखंड को दिया गया, तो अब महिलाओं के लिए योजनाएं निकाली गई, बेरोजगारों के लिए योजनाएं निकाली गई, तमाम तरह की योजनाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निकाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जरूर इसका फायदा 2022 के चुनाव में बीजेपी को मिलेगा। अब देखने वाली बात होगी कि कितना फायदा
बीजेपी को इन योजनाओं का मिलता है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार योजनाओं पे योजना निकाल रहे हैं, तो अब धरातल पर देखने वाली बात होगी कि कितनी वो योजनाएं धरातल पर उतर पाती हैं। जी तो धनराज, इस योजना का लाभ महिलाओं को 2022 से पहले मिलेगा या 2022 के बाद? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि ये योजनाएं जो निकाली गई हैं, इनका चुनाव आचार संहिता लगने से पहले पहले इसका लाभ जरूर महिलाओं को दिया जाएगा, बेरोजगारों को इसका लाभ दिया जाएगा। जिस तरीके की बेरोजगार महिलाएं होती हैं, उनको कहीं ना कहीं लोन की आवश्यकता होती है कि वो खुद का कारोबार चला सके, उसके लिए लोन की आवश्यकता रहती है। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर कहा गया है कि यदि 2022 में बीजेपी की सरकार भी आती है तो तब भी ये योजना चलती रहेंगी और तमाम योजनाओं पर काम किया जाएगा। जी ठीक है धनराज, तमाम जानकारी आपने पहुंचाई, किस तरीके से इस योजना की शुरुआत की जाएगी और तमाम महिलाओं को लाभ मिलेगा। बहुत शुक्रिया धनराज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब आगे रुख करते हैं, एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि टिहरी उत्तरकाशी जिले में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई है और इस बैठक में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया है। बड़ी जानकारी सामने आई है। राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने कार्यकर्ताओं में इस दौरान जोश भरने का काम किया और बूथ कमेटी शक्ति केंद्रों के संबंध में भी जानकारी कार्यकर्ताओं से ली गई है। बैठक हुई है बीजेपी कोर कमेटी की और 2022 को लेकर के इसमें मंथन किया गया है। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने विधानसभा प्रभारी और विधायकों से अलग अलग बैठक कर चुनावों को लेकर फीडबैक लिया है और साथ ही कहा गया है कि चुनाव किस तरीके से जीता जाए, इस फॉर्मूले पर काम किया जाना है। तमाम कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां भी सौंपी गई इस दौरान और फॉर्मूले बताए, यानी मंत्र बताने का काम किया गया इस कोर कमेटी की बैठक में कि 2022 को किस तरीके से साधना है। तो बड़ी जानकारी सामने आई है। टिहरी उत्तरकाशी जिले में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई है और बेहद अहम ये बैठक मानी जा रही है क्योंकि चुनाव में बहुत कम समय बचा है। 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इससे पहले बीजेपी लगातार एक्टिव मोड में उत्तराखंड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री खुद अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं। तमाम परियोजनाओं की सौगात जनता को दी जा रही है, परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है और 2022 पर सीधी नजर है। जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है लगातार और अब बैठकों का दौर बीजेपी में लगातार चल रहा है। तमाम कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है, बूथ स्तर तक काम करने के लिए कहा गया है और वो मंत्र बताए गए हैं जीत के, जिससे 2022 में जीता जाए। हालांकि 2022 के ये परिणाम बताएंगे कि सत्ता की दहलीज पर पहुंचने का सपना किसका पूरा होगा। लेकिन फिलहाल सभी राजनीतिक दल सक्रिय मोड में हैं और बीजेपी की तरफ से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। अगले ही महीने कहा गया है अक्टूबर में तमाम बड़े चेहरे बीजेपी के दौरे पर पहुंच रहे हैं उत्तराखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, तमाम बड़े चेहरे स्टार प्रचारक का काम करने वाले हैं उत्तराखंड में, क्योंकि अब चुनाव में बेहद कम समय बचा है और कुछ ही महीनों बाद चुनाव होने और बहुत जल्द आचार संहिता लागू हो जाएगी और उससे पहले बीजेपी की कोशिश है कि कार्यकर्ताओं में भी जोश भरा जाए। और विशाखा चौधरी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विशाखा, जानकारी सामने आई है कि बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई है, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक रही विशाखा? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए अक्टूबर में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और जो रक्षा मंत्री हैं उनका दौरा है, उससे ठीक पहले जो यह दौरा है वो कहा जा रहा है और संगठन जो महामंत्री है बीएल संतोष, उनके द्वारा कोर कमेटी की बैठक ली गई। टिहरी और उत्तरकाशी जिले में खासतौर पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं, बूथ स्तर पर जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया गया और एक तरीके से जो चुनावी महामंत्र है वो महामंत्री के द्वारा सभी कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया गया और उनके द्वारा कहा गया है, जो बीएल संतोष संगठन महामंत्री हैं, कि बूथ स्तर पर सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा कार्य किए जाए और यदि बूथ जीता जाता है किसी भी पार्टी के द्वारा तो जाहिर तौर पर जो चुनाव है वो भी जीता जा सकता है और संगठन की ताकत यानी कि एकजुटता दिखाकर ही कोई भी चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। ऐसे तमाम जो मंत्र हैं वो चुनावी जो ये कोर कमेटी की बैठक हुई है इसमें दिए गए हैं सभी कार्यकर्ताओं को, सभी विधायकों को। बंद कमरे में सभी जो कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, उनकी बैठक महामंत्री के द्वारा ली गई और तमाम फीडबैक राज्य के आगामी चुनाव को लेकर लिए गए। खासतौर पर यह जो बैठक है, यह जो दौरा है महामंत्री का, वो इसी क्रम में देखा जा रहा है कि अक्टूबर माह में प्रधानमंत्री का दौरा है, रक्षा मंत्री का दौरा है, गृह मंत्री का राज्य में दौरा होना है।
तो कहीं ना कहीं वही जो भूमिका है वो बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गजों के द्वारा की जा रही है, और उसी क्रम में इस जो बैठक है यह देखा जा रहा है तमाम जो पहाड़ी जिले हैं फिलहाल उनके वोट बैंक को किस प्रकार साधा जाए, किस तरीके से पहाड़ी जिलों का जो जनता है उसको किस तरीके से वहां तक पहुंचा जाए, और क्या जो फिलहाल चुनावी मत है उसके तहत कार्य किया जाए, इसकी सभी जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं वो तैयारी कर रहे हैं, और उसी को लेकर यह कोर कमेटी की बैठक हुई है। विशाखा, जानकारी ये भी है कि 29 सितंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी वर्चुअल संबोधित करने वाले हैं वो प्रत्येक विधानसभा में। क्या उसे लेकर भी तैयारी की गई, कोई रणनीति बनी है या बातचीत की गई इस बैठक के दौरान? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए जेपी नड्डा का भी जो वर्चुअल कार्यक्रम है वो होना है जाहिर तौर पर, क्योंकि वो भी नड्डा के द्वारा भी तमाम जो कार्यकर्ता है उनसे फीडबैक लिया जाएगा, उनसे उनका जो होमवर्क है कितना किया गया है, तमाम विधायकों से लेकर बूथ कार्यकर्ताओं से लेकर तमाम जो मंत्री हैं उनसे उनका होमवर्क पूछा जाएगा, इस तरीके से रिपोर्ट कार्ड मांगा जाएगा। इससे पहले भी जब नड्डा का दौरा रहा था तो उन्होंने तमाम जो मंत्री हैं विधायक हैं उनसे सभी से जो कार्य है किस तरीके से उनकी विधानसभाओं में किए जा रहे हैं उस पर ब्यौरा मांगा था और जवाब मांगा गया था। ठीक उसी प्रकार से अब एक समय अंतराल, एक गैप के बाद जिस तरीके से जेपी नड्डा के द्वारा वर्चुअल जो सभा है वो आयोजित की जाएगी या तमाम मंत्रियों के साथ बैठक की जाएगी, तो जाहिर तौर पर उसमें भी यही फीडबैक, इसी होमवर्क का जवाब मांगा जाएगा, किस तरीके से चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता, तमाम मंत्री कार्य कर रहे हैं, किस तरीके से विधानसभाओं के दौरे हो रहे हैं, क्या क्या कार्य विधानसभाओं में किए गए हैं, और जो होने से जो योजनाएं, जो घोषणाएं मंत्रियों के द्वारा की गई है वो कितनी धरातल पर उतारी गई है, ये सभी जो फीडबैक है वो जेपी नड्डा के द्वारा भी किया जाएगा, और सीएम संतोष जो महामंत्री है, संगठन महामंत्री है, उनके द्वारा भी कोर कमेटी के बैठक के माध्यम से लिया जाएगा। और विशाखा, तमाम चेहरे उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं, बड़े चेहरे बीजेपी की, यानी कोई कसर बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। जी बिल्कुल सोनिका, देखिए फिलहाल बीजेपी की एक जो समस्या की परिस्थिति है वो कही जाती है, चुनाव से पहले या चुनावी रण के लिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से तैयार रहती है, जिस तरीके से एक तरीके से तैयार स्ट्रैटेजी लेकर चलती है भारतीय जनता पार्टी, तमाम राज्यों में ऐसा देखा गया है, और जिस तरीके से जो कहिए कि चुनाव को लेकर जो मत है वो भी कहीं ना कहीं पलटे जाते हैं कुछ महीनों के अंदर, इसके भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है और कई राज्यों में ऐसा देखने को मिला है। तो जाहिर तौर पर उत्तराखंड में भी उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो तमाम कोशिश है वो शुरू कर दी है, और चुनाव से ठीक पहले की जो रणनीति है उस पर सटीक रूप से भारतीय जनता पार्टी के सभी दिग्गज, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व के दिग्गज हो या राज्य के जो दिग्गज हो, वो कार्य कर रहे हैं, और इसी स्ट्रैटेजी पर काम करते हुए 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री सहित फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। ठीक है विशाखा, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको जानकारी दे रही थी विशाखा, किस तरीके से बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई और इस बैठक के दौरान मंथन किया गया है आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर के। हालांकि तमाम बड़े चेहरे भी अक्टूबर के महीने में उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और इस दौरान सीधा 2022 को साधने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि 2022 के परिणाम बताएंगे कि सत्ता की दहलीज तक कौन पहुंचता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है उत्तराखंड से। देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में कमी आने लगी है। ये बड़ी जानकारी सामने आई है, राहत भरी खबर कि कोरोना की रफ्तार में कमी आई है। हालांकि 24 घंटे में 16 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। ये 24 घंटे के आंकड़े, और एक भी मरीज की मौत नहीं हुई, 16 मरीज ठीक भी हुए हैं। 24 घंटे के अंदर की ये आंकड़े सामने आए हैं। संक्रमित मामलों की संख्या अब घटकर 226 तक पहुंच गई है। तो एक्टिव मरीजों की संख्या भी लगातार घटती जा रही है और कोरोना की रफ्तार उत्तराखंड में लगातार कम होती जा रही है। 24 घंटे के अंदर एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। ये राहत भरी खबर सामने आई है। जिस तरीके से कोरोना की दहशत लोगों में देखी गई, अब हालात सामान्य होने लगे हैं उत्तराखंड में। और जिस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लगातार ऐलान किए जा रहे हैं कि उत्तराखंड बहुत जल्द कोरोना मुक्त हो जाएगा। टीकाकरण केंद्रों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है और रिकॉर्ड स्तर पर टीकाकरण रोजाना लोगों का किया जा रहा है। एक्टिव मोड में स्वास्थ्य विभाग को रखा गया है क्योंकि तीसरी लहर की आशंका विशेषज्ञों की तरफ से जाहिर की गई है। दूसरी लहर का प्रकोप कम होता नजर आ रहा है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। तीसरी लहर की आशंका भी है।
धनराज गर्ग संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनराज, खबर सामने आई है कि उत्तराखंड में अब मामले कम हो रहे हैं, हालात सामान्य होने लगे हैं, लेकिन तीसरी लहर की आशंका भी है। धनराज, तो ऐसे में अब जमीनी स्तर पर क्या हालात आप देखते हैं ग्राउंड जीरो पर? जी सोनिका, बिल्कुल यदि उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में अब कोरोना के मामले सीमित हो चुके हैं कि 24 घंटे की बात करें, 24 घंटे में 16 नए मामले निकलकर सामने आए हैं और जिसमें 16 लोग सही होकर अपने घरों को भी गए हैं। तो वहीं देखने में आ रहा है कि जो संक्रमित लोगों की संख्या है वो अब घटती हुई नजर आ रही है, जिससे से अब आज की बात करें 226 संक्रमित लोग पूरे उत्तराखंड में इस समय संक्रमित हैं। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब जो रफ्तार है कोरोना की वो कम हो चुकी है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार नजर भी बनाए हुए हैं कि तमाम दावे वो कर रहे हैं कि दिसंबर तक सभी को वैक्सीन लग जाएगी और अब उत्तराखंड को कोरोना मुक्त वो करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरीके से अब रफ्तार कम हो रही है तो जल्द ही उत्तराखंड कोरोना मुक्त हो जाएगा और तमाम जो वैक्सीनेशन की कार्य प्रणाली है वो लगातार जारी है और तमाम सेंटर बनाए गए हैं और तमाम सेंटरों पर वैक्सीनेशन का कार्य जारी है और जिस तरीके से रफ्तार लगातार वैक्सीनेशन की बढ़ी है तो इससे लगता है कि जो दावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कर रहे हैं कि दिसंबर तक सभी लोगों को वैक्सीन लगा दी जाएगी तो कहीं ना कहीं वो सत्य साबित होता हुआ नजर आ रहा है। तो सोनिका, वही यदि जमीनी स्तर की बात करें तो जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड सरकार सतर्क भी है, यानी कि तीसरी लहर को लेकर लगातार सतर्क उत्तराखंड सरकार है कि तमाम कोरोना कर्फ्यू अभी भी उत्तराखंड में जारी किया गया है। हालांकि जो दिन का कर्फ्यू है वो हटा दिया गया है और नाइट कर्फ्यू अभी भी लगातार जारी है, यानी कि 9 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू लग जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी कदम जो सरकार उठा रही है तो एक बड़ी सराहनीय कदम ये है कि जिस तरीके से कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है उसको देखते हुए कदम उठाए जा रहे हैं। वही पाबंदी की बात करें तो पाबंदियां भी लगातार जारी हैं और बॉर्डरों पर जो अन्य राज्यों से लोग आ रहे हैं उनको कोरोना की टेस्टिंग होने के बाद ही उत्तराखंड में एंट्री दी जा रही है। तो वहीं यदि चारधाम यात्रा की बात करें सोनिका, चारधाम यात्रा भी उत्तराखंड में जोरों पर है और तमाम यात्री चारधाम यात्रा करने आ रहे हैं। तो वहीं उनके लिए भी तमाम व्यवस्था उत्तराखंड सरकार ने बनाई है कि जो भी लोग चारधाम यात्रा में आएंगे वो कोरोना का टेस्ट करा कर आएंगे या फिर उनको दोनों डोज लगी हुई होनी चाहिए तभी वो चारधाम यात्रा कर सकते हैं। जी सोनिका। धनराज, वैक्सीनेशन का भी जिक्र करिएगा, कहां तक पहुंचा वैक्सीनेशन, क्योंकि लक्ष्य रखा गया है दिसंबर के अंत तक पूरे उत्तराखंड को वैक्सीनेट करने का? जी सोनिका, बिल्कुल यदि वैक्सीनेशन की बात करें जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कह रहे हैं कि दिसंबर तक पूरा उत्तराखंड को वैक्सीन लगा दी जाएगी तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए तमाम सेंटर लगाए गए हैं और अभी यदि सरकार की माने तो सरकार का दावा है कि अभी तक 95% लोगों को वो वैक्सीन लगा चुके हैं। 5% लोग ही ऐसे उत्तराखंड में बचे हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगी है। तो जल्द ही कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का जो दावा है दिसंबर तक का वो जल्द ही पूरा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि अभियान में तेजी लाई गई है, वैक्सीनेशन लगातार जारी है और तमाम सेंटर बनाए गए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो कुछ जिले अभी भी ऐसे भी हैं जिनमें वैक्सीनेशन का कार्य पूरा कर लिया गया है। तो अब उत्तराखंड कहा जा सकता है कि उत्तराखंड पूरा कोरोना मुक्त करने में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जुटे हुए हैं और तमाम लोगों को वैक्सीनेशन लगा दी जाएगी। ठीक है धनराज, तमाम जानकारी आपने दी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार कम होने लगी है और लेकिन तीसरी लहर की भी आशंका है, तो ऐसे में आप लोगों को अपना बहुत ध्यान रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी जानकारी उत्तराखंड से सामने आ रही है, मौसम से जुड़ी हुई है। उत्तराखंड में मानसून की विदाई टल गई है, ये जानकारी सामने आई है उत्तराखंड से। 30 सितंबर तक मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के लिए मौसम विभाग की तरफ से सभी अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्रों में आज भी बारिश के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आज कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में बारिश हो सकती है, यानी मौसम विभाग लगातार चेतावनी जारी कर रहा है, अपडेट जारी किया जा रहा है मौसम को लेकर। और अब कहा गया है कि 30 सितंबर तक बारिश हो सकती है, इसके लिए येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। वहीं सभी अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से तेज बारिश का दौर उत्तराखंड में चल रहा है, लगातार हम देख रहे हैं भूस्खलन और पहाड़ दरकने की तस्वीरें देखने को मिल रही है। लोगों का जीवन बेहद अस्त व्यस्त उत्तराखंड में हो गया है, क्योंकि लगातार तेज बारिश और आजीविका पे लोगों की खतरा मंडराने लगा है। संचित शर्मा फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता। संचित, मौसम विभाग कह रहा है कि 30 सितंबर तक मौसम यूं ही रहेगा, तेज बारिश का दौर बना रहेगा। आपको क्या जानकारी मिल रही है, अभी मौसम कैसा उत्तराखंड में आप देख रहे हैं?
देखिए सोनिका, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अगर बात उत्तराखंड के मौसम की करें तो लगातार 2 दिन से धूप निकली है देहरादून के अंदर। और अगर बीते कल की बात करें तो कल शाम मध्यम थोड़ी सी बारिश हुई थी, लेकिन आज की बात करें तो पूरे उत्तराखंड के अंदर लगातार धूप निकली है। देखिए जिस तरीके से मौसम विभाग समय समय पर अलर्ट जारी करता है, तो मौसम विभाग ने जब हमारी मौसम वैज्ञानिक से बात हुई तो उन्होंने बताया कि लगातार जिस तरीके से मानसून का सीजन चल रहा है तो उम्मीद जताई जा रही है कि 20 तारीख तक मानसून सीजन खत्म हो जाएगा। 20 से 21 तारीख तक का उन्होंने बताया था कि 20 से 21 तारीख के बीच मानसून सीजन खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अब दोबारा जो अपडेट आई है तो उसमें दोबारा से मानसून सीजन की जो जाने का टाइम था वो आगे बढ़ गया। अब 30 सितंबर तक का येलो अलर्ट आप देखिए पूरे उत्तराखंड के लिए जारी किया गया। और साथ ही साथ बात करें कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल की, तो दोनों ही मंडल में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी करी है। सोनिका, तो संचित, ऐसे में लोगों का जिक्र करिएगा, किस तरीके से जीवन यापन कर पा रहे हैं, क्योंकि लगातार तेज बारिश और हम देख रहे हैं सड़कों पे भी आवागमन में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। जी देखिए सोनिका, आपको बता दूं कि अगर शुरुआती जब मानसून शुरू हुआ था, शुरुआती हालात की बात करें तो लगातार आपने देखा जिस तरीके से भूस्खलन की समस्या के साथ साथ कहीं बादल फटने की समस्या हुई, कहीं पर सड़क बंद हो गई, तो कहीं बाढ़ का पानी घुसा है। तो लगातार जो समस्याएं थी उसको लेकर के जब प्रशासन ने समय के साथ उसको निराकरण करने का काम किया तो लगातार जो जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था उसको सामान्य कर लिया गया है। अगर फिलहाल की स्थिति की बात करें तो फिलहाल की स्थिति उत्तराखंड के अंदर सामान्य बनी हुई है, लेकिन लगातार जिस तरीके से मौसम विभाग समय समय पर अलर्ट जारी करता है उसको लेकर के सारे अधिकारी और सरकारी मशीनरी जो इस विभाग से और इन सब चीजों से संबंधित मशीनरी है उन सबको अलर्ट मोड पर रखा गया है। अच्छा संचित, ये जानकारी भी दीजिएगा कि चारधाम यात्रा भी शुरुआत हो चुकी है और मौसम जिस तरीके से बदल रहा है लगातार, क्या व्यवस्था प्रशासन की तरफ से उनके लिए की गई है? जी देखिए, चारधाम यात्रा की अगर बात करें, चारधाम यात्रा उत्तराखंड में शुरू हो गई और चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद जिस तरीके से जो सड़कें जो चारधाम यात्रा में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जो मुख्य मार्ग है चारधाम यात्रा को लेकर के, लगातार अगर उनकी बात करें तो उन सारी व्यवस्थाओं को सरकार ने मुकम्मल कर लिया। उन सारी सड़कों पर कोई खतरा ना हो, उन सारी सड़कों पर कोई भूस्खलन जैसी समस्या या पहाड़ दरकने की या उस सड़क जमींदोज ना हो जाए, ऐसी कोई आपदा सामने। ठीक है संचित, तमाम जानकारी आपने दी। मौसम को लेकर बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, आपको बता दें कि उत्तराखंड से एक जानकारी सामने आ रही है। दरअसल पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की तरफ से 22 सितंबर को थाना ITI के एक छात्र जो कि ट्यूशन पढ़कर अपने घर की ओर आ रहा था कि तभी कुंडेश्वरी रोड पर 2 अज्ञात लुटेरों ने उसे रोकते हुए छात्र से स्मार्टफोन, मोबाइल और 1000 की नकदी छीनकर फरार हो गए थे। जिस आधार पर थाना ITI पुलिस ने CCTV फुटेज खंगालने के बाद कुंडेश्वरी स्थित मालवा फार्म तिराहे की लूट के आरोपी कमलजीत उर्फ कल्लू और संदीप निवासी महादेव नगर कुंडेश्वरी को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उन्होंने लूट का जुर्म कबूल करते हुए कहा कि हमने गरीबी में तंग आकर वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद पुलिस ने उनके कब्जे से लूटा गया मोबाइल और नकदी बरामद करते हुए दोनों आरोपियों को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। स्कूल के पास एक छात्र ट्यूशन पढ़ के आ रहा था साइकिल से और उसके साथ जो है 2 मोटरसाइकिल सवार अज्ञात व्यक्तियों ने उसको रोक करके उसका मोबाइल और पैसे छीन के उसके साथ मारपीट की। इस घटना के संबंध में उस छात्र ने जब अपने घर पे बताया तो उसके पिताजी ने 25 तारीख को आकर के इस संबंध में थाने पे मुकदमा कायम कराया, जिसके बाद पुलिस द्वारा उस मोटरसाइकिल का CCTV वगैरह चेक करके उसमें तलाश किया तो एक मोटरसाइकिल नंबर प्रकाश में आया, जिस नंबर पे तस्दीक करने पर पता लगा कि ये जो है ढकिया के किसी व्यक्ति के नाम मोटरसाइकिल है। इस बुलेटिन में इतना है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।